हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में और इंडिया में जो रिफॉर्म किया गया 1991 में हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने बात कर लिया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या मतलब है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत इंडियन इकोनॉमी में क्यों पड़ी। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से हम क्या समझते हैं, और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, जो कि पहली पॉलिसी थी इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट की गई रिफॉर्म के अंदर, उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री कर देना। इंडियन इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब क्रिएट हो गया था, कहने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उन सब के कारण इंडियन इकोनॉमी हमारी जकड़ गई थी और जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े 1990 तक। उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए इकोनॉमी को गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, इम्पोज किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री करने की कोशिश करी गई, और इसी पॉलिसी को, जिसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशन से इंडियन इकोनॉमी को फ्री किया गया, हम उसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं। जिसके अंदर मैं आपको बतला रही थी कि लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में लाए गए, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म जो किया गया, या फिर आप कहो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो किस तरह से किया गया, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर अडॉप्ट किए गए। तो पहला हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके अंदर अडॉप्ट किए गए इम्पॉर्टेंट मेजर्स। आज बात करेंगे उसके आगे जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिसमें लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, उन सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सेक्टर है और उन सेक्टर्स में किस तरह के चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1991 में किया गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह से आज बात करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किस तरह से किया गया है। तो हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ही हम बातें करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कि ये है क्या, या इसके अंदर किया क्या गया। तो देखो, फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब है। अगर हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर तो इसका मतलब क्या है, फिर हम इसके रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं, वित्तीय क्षेत्र, तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल किया जाता है ऑल कमर्शियल बैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी
व्यावसायिक बैंक हैं इंडियन इकोनॉमी में, जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी फाइनेंशियल बैंक्स हो गए आपके, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वित्तीय संस्थान, जिसमें आपके स्टॉक मार्केट्स आ जाएंगे, एक्सचेंज मार्केट आ जाएंगे, ETC। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं कि वित्तीय संस्थान या वित्तीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से हैं या उसके अंदर क्या क्या टर्म आएंगे, तो उसमें रिफॉर्म क्या किया गया वो समझने से पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर से हम किसको मीन कर रहे हैं या फाइनेंशियल सेक्टर से हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो देश के अंदर जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो कि पैसों से संबंधित लेन देन करें, वो सब के सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करते हैं देश के तमाम कमर्शियल बैंक्स, जितने भी व्यावसायिक बैंक्स हैं वो सब इसमें आते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जितने भी हैं वो सब भी इसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी तरह के हैं, और स्टॉक मार्केट हो गया हमारा, एक्सचेंज मार्केट हो गया, ये सब के सब फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, या यही सब मिल करके देश में फाइनेंशियल सेक्टर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इस सेक्टर को अगर हम कहें कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है तमाम जितने भी हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में RBI के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ द सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच कंट्रोल ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उन तमाम संस्थानों को रेगुलेट करने वाला या कंट्रोल करने वाला हमारे देश में एक बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक कहलाता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहते हैं, और उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अब हुआ क्या कि इंडियन इकोनॉमी में 1991 में जो रिफॉर्म किया गया, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म हुआ उसका एम ये रखा गया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म का एम किया गया ताकि हमारे देश का जो वित्तीय संस्थान या वित्तीय क्षेत्र है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी हासिल कर ले, उसको पूरी की पूरी आज़ादी मिल जाए, ग्रेटेस्ट ऑटोनॉमी अचीव करने के पर्पस से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किया गया 1991 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी का मतलब हो गया आज़ादी, आप समझें फ्रीडम। तो इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर बिफोर 1991 कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, जिसके कारण फाइनेंशियल सेक्टर का भी जो डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए वो हमारी इकोनॉमी में नहीं हो पा रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट 1991 में जब रिफॉर्म किया गया
तो उस रिफॉर्म का एम रखा गया कि हम अपने देश के वित्तीय क्षेत्र को हमें ऑटोनॉमी दे देनी है, हमें आज़ादी दे देनी है, ताकि जो देश का वित्तीय क्षेत्र है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके, ग्रो कर सके। साथ ही साथ भारतीय सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको कंप्लीटली हटा दिया जाए, क्योंकि उन रूल्स रेगुलेशन से सेक्टर का डेवलपमेंट प्रमोट नहीं हो रहा था, बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर को कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू दैट 1991 में जब रिफॉर्म किया गया तो ये सुधार सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इस रिफॉर्म में वित्तीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया। अब ये हो गई हमारी बात वित्तीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा। अब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जान चुके हैं, क्या मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर का, कौन इसको कंट्रोल करता है, और अगर इस क्षेत्र में रिफॉर्म किया गया तो उसका पर्पस क्या था। तो वित्तीय क्षेत्र को आज़ादी दे देना भारतीय सरकार का उद्देश्य रखा गया, और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म किया गया वित्तीय क्षेत्र में। अब इस रिफॉर्म के अंदर मेन कौन कौन से स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया और किस तरह से उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को ख़त्म किया या उसको रिप्लेस किया, हम वो बात करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, हम उन प्रक्रियाओं की चर्चा भी करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स इन द इकोनॉमी। इसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टेप्स सरकार ने फॉलो किए, जिसमें सबसे पहला स्टेप था सबसे फर्स्ट जो काम किया गया, दैट इज रोल ऑफ आरबीआई। चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, उसके द्वारा देश का जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो कंट्रोल किए जाते थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहला सुधार जो किया गया उसमें 1991 की शुरुआत में आरबीआई का रोल जो था वो एज अ रेगुलेटर के तौर पे था। ठीक है, एज अ रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था, तो आरबीआई फिक्स करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसको वो फिक्स करते थे, और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के टूवर्ड्स मतलब कंसल्ट आरबीआई के अधीन थे, और उनके द्वारा जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते थे फाइनेंशियल मैटर्स के तौर पे उनको वो फॉलो करते थे। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन जब इंडियन इकोनॉमी में आया, तो वन ऑफ द मेजर एम रखा गया कि फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई के कंट्रोल से थोड़ा कम करना है। कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी रोल रखा गया था, क्या रोल था, तो मैंने बताया अभी आपको कि पहले क्या था, 1991 के पहले आरबीआई फिक्स किया करते थे इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। बैंक जो है उसमें कौन सा ब्याज का दर रखा जाएगा उसको फिक्स किया जाता था आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जो है वो पहले एज अ रेगुलेटर काम करता था, कि मतलब यही रेगुलेट कर रहा है तमाम कमर्शियल बैंक्स को, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। आरबीआई के द्वारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया उसे हर एक कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ता था।
बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया तो उसका मेन एम रखा गया, लिबरलाइजेशन का मेन एम रखा गया कि आरबीआई का जो रोल है वो थोड़ा क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। और आरबीआई कर क्या रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर रहा था। तो इसी फिक्सेशन के प्रोसेस में आरबीआई का जो भी रोल था, उनका जो भी सहयोग था या जो भी उनका भाग था, वो हमारी गवर्नमेंट जो है उसको घटाना चाहते थे, उसको कम करना चाहते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर थे इंडियन इकोनॉमी में, उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो डिसीजन ले सकते हैं ड्यूरिंग द 1991 और अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत नई आर्थिक नीतियों को जो अपनाया गया, तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, दे वर अलाउड, उनको अलाउ कर दिया गया, वो मुक्त हो गए कि वो अपने अपने सेक्टर में इंटरेस्ट रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ बात रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन की नहीं है, बल्कि तमाम किस्म के जो फैसले फाइनेंशियल सेक्टर में लिए जा सकते हैं, उन फैसलों को लेने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स को फ्री कर दिया गया, उनको अलाउ कर दिया गया ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो सबसे पहला सुधार हुआ, उस सुधार की प्रक्रिया में ये काम किया गया कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर थे उनके अंदर आने वाले जितने भी आपके बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स थे या इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, उन तमाम बैंक्स को इस बात की आज़ादी दे दी गई कि वो अपने बैंक में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण खुद कर सकते हैं, जो कि पहले किसके द्वारा किया जाता था, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता था। तो बिफोर 1991 आरबीआई एक्ट एज अ रेगुलेटर who fixes rate of interest for all the commercial institutions or all the financial institutions in India. After the adoption of liberalization in 1991, the main aim of the policy was to reduce the role of RBI, okay, so that all the financial sector was allowed to fix their own rate of interest after 1991, and they were free from the government control, or you can say the RBI, the control of Reserve Bank of India. This was the first step जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के तौर पर लिया गया। उसके अलावा और भी रिफॉर्म के अंदर स्टेप्स फॉलो किए गए। ये तो था आपका पहला स्टेप, आप कह सकते हैं इसको, कि रोल ऑफ आरबीआई को रिड्यूस किया गया। सेकेंड जो स्टेप फॉलो किया गया, दैट वाज establishment of private sector banks. बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर तमाम बैंक्स थे जिनका सेटअप किया गया था। तो आफ्टर द 1991 और द रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन फाइनेंशियल सेक्टर, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट किया गया, उनकी स्थापना की गई।
इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स जो हैं उनको भी इंडियन इकोनॉमी में प्रमोट किया गया, उनके सेटअप को प्रमोट किया गया। बिफोर 1991 सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक को इनकरेज नहीं किया जाता था, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती थी जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे उनको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था। एज अ कंज्यूमर को भी इस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता था कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करें और उन्हीं से वो फाइनेंशियल हेल्प ले। बट जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन कर लिया गया तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट किया गया, उनकी स्थापना बढ़ा दी गई इंडियन इकोनॉमी में। सिर्फ इंडिया के ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर 1991 बहुत सारे फॉरेन सेक्टर जो है आपके फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक्स को भी इंडियन इकोनॉमी में स्टैब्लिशमेंट का मौका मिला और कंज्यूमर को जो प्रेफरेंसेस हैं उनको चुनने की पूरी आज़ादी दी गई कि आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही से ही हेल्प न लेकर के प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, एज वेल एज आप फॉरेन बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया और इन सब से फ़ायदा जो हुआ वो ये हुआ कि हमारे देश में जो साइज़ ऑफ कंपटीशन था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट होने से जो कंपटीशन था, विदेशी बैंकों के भी हमारे देश में स्थापना को बढ़ावा देने से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में जो कंपटीशन था वो बढ़ा। कंपटीशन के बढ़ने से जो बैंकिंग सर्विसेज हमारी कंट्री में पहले से अवेलेबल थी उनकी क्वालिटी भी सुधर गई और उन क्वालिटीज़ में एक बेहतरीन चेंज देखने को मिला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर इंडियन इकोनॉमी में कह सकते हैं आप प्रमोट किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया विदेशी या विदेशों में रह रहे लोगों के द्वारा आपकी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो दैट वाज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए 1991 की शुरुआत में इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, उनमें कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर के अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए उनको कई तरह के गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना पड़ता, फॉलो करना पड़ता और तब जा कर के वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को कर सकते थे। और उसका भी एक प्रॉपर लिमिट था, एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी विदेशी इंडियन इकोनॉमी में नहीं कर सकता था, जिससे भी इंडिया का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड था। तो ये एक परेशानी थी हमारे देश में, जिसको 1991 की रिफॉर्म की पॉलिसी में सुधारते हुए ये कर दिया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो थे हमारे बैंक्स में उनको बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके उनको 51% कर दिया गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स, जिनको हम मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं या म्यूचुअल फंड्स के तौर पर हम जानते हैं या पेंशन फंड्स कहते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं अब इंडिया में अलाउ कर दिए गए हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनको बिफोर 1991 बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिली हुई थी। बिफोर 1991 द फॉरेन इन्वेस्टर्स वर अलाउड बट इन वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर।
तो उनका रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा होता था कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. आफ्टर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन was adopted, so in financial sector reform फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले तो अलाउ किया गया, और अलाउ करके जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके इनके लिमिट को बढ़ा दिया गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया अप टू 51%. 51% तक विदेशी निवेश जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में निवेश की सीमा तय कर दी गई है, और बहुत सारे आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी थे उनको भी इंडियन इकोनॉमी में बढ़ावा दिया गया, जिसके अंदर मैंने बताया जैसे म्यूचुअल फंड्स. अब आपको इंडिया में बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके, या पेंशन फंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे विदेशी निवेश जो है उसकी वैरायटी आपको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल जाएगी. और ये सब जो है, इन सब के बीच में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन सब के तौर पर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारे के सारे अंडर द, कह सकते हैं आप कि गवर्नमेंट्स ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल्ड मैनर में ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं. अच्छा, कंट्रोल्ड मैनर से यहाँ पे मतलब वो नहीं है जो 1991 के पहले था. 1991 के पहले RBI जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी का अडॉप्शन करती थी और उसी को अलाउ करती थी, बट गाइडलाइंस बस अब RBI के द्वारा जारी की जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रीडम है वो काफ़ी हद तक मिली हुई है उन तमाम बैंक्स को और उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI के गाइडलाइंस के तहत विदेशी निवेश हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में अलाउ कर दिया गया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया इंडियन इकोनॉमी में जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर देखने को मिला. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें किया गया सेटअप ऑफ न्यू ब्रांचेस. सेटअप ऑफ न्यू ब्रांचेस में क्या हुआ कि 1991 के पहले RBI का अप्रूवल लिया जाता था किसी भी बैंक्स को अपने नए ब्रांच के सेटअप में, और बिना RBI के अप्रूवल के कोई भी बैंक अपना नया ब्रांच ओपन नहीं कर सकती थी. दैट वाज द रूल. बट नाउ जितने भी बैंक्स हैं वो एक कंडीशन को फुलफिल अगर कर रहे हैं, तो आफ्टर द फुलफिलिंग ऑफ द बेसिक कंडीशन उनको फ्रीडम दे दी गई है कि वो न्यू ब्रांचेस का सेटअप कर सकते हैं, और वो भी RBI के अप्रूवल के बिना. मतलब जो भी उनका बैंक या जो भी उनका ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर चल रहा है, तो बिना RBI के अप्रूवल के भी वो न्यू ब्रांचेस के सेटअप को बढ़ावा दे सकते हैं. और इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर न्यू ब्रांचेस का सेटअप किया जा सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI. तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स हैं उनको एक और आज़ादी मिल गई है, और उन आज़ादी के तौर पर उन बैंक्स को इस बात की भी छूट मिल गई कि वो अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर एक बेसिक इन्वायरमेंट में उनका बैंक जो है वो बेहतर काम कर रहा है, तो उस केस में वो अपने बैंक के नए ब्रांचेस को सेटअप भी कर सकते हैं, और इसके लिए उनको
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो कि पहले कंट्रोलिंग और गवर्निंग बॉडी थी सारे फाइनेंशियल सेक्टर की, उससे उनको अनुमति नहीं भी मिलेगी तो भी वो ये काम कर सकते हैं। इस तरह से इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के तहत कई तरह की पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म के तरीके जो हैं उनमें सुधार किए गए। पहले जितने भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे और उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण फिनेंशियल सेक्टर को जिस भी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जो भी अंडर डेवलपमेंट उनको फेस करना पड़ रहा था, उनको ध्यान में रखते हुए फिनेंशियल सेक्टर में सुधार के कई स्टेप्स लिए गए, कई तरीके अपनाए गए और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो उसमें सुधार हुआ और उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक चेंज मिला बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991। सो इसके अनुसार इसी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है ये कंप्लीट होता है और अब हम लोग इसके आगे फिस्कल पॉलिसीज़ में रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, उन टैक्सेस में भी किस तरह का सुधार आया, किस तरह का चेंज किया भारतीय सरकार ने, हम उनको डिस्कस करेंगे और फिस्कल पॉलिसीज़ और टैक्स रिफॉर्म को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।